खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात मुंबई की, जहां के विजय वल्लभ अस्पताल में आईसीयू में आग लगने से 13 लोगों की जान चली गई। वहीं दूसरी घटना चूरू की है, जहां टायर की फैक्ट्री आग से खाक हो गई। ये दो तस्वीरें, मुंबई की पहली तस्वीर जहां एक अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 13 लोगों की मौत। विजय वल्लभ अस्पताल ये बताया जा रहा है जहां आग लगी है। आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आईसीयू में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर चूरू से है, जहां टायर फैक्ट्री आग से खाक। मुंबई की खबर आपको बता देते हैं, तस्वीरें दिखा देते हैं। मुंबई में विरार के कोविड अस्पताल में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। विरार पश्चिम में विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में भयंकर आग लग गई। वसई विरार नगर निगम ने बताया कि इस हादसे में 13 मरीजों की मौत हो गई। घायल मरीजों को नजदीक के दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। यह आग 4 मंजिला अस्पताल की दूसरी मंजिल पर लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और इसके बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे की वजह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन बड़ा हादसा, मुंबई में 13 लोगों की मौत। विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में आग लगी और 13 लोगों की इस आग में जलने से मौत। कई लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, झुलस गए हैं बुरी तरह, जिन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद बामुश्किल इस आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बताया गया है 13 मरीजों की, कोविड मरीजों की इस अस्पताल में आग लगने से जान चली गई। अनएक्सपेक्टेडली फायर ये हुआ है और विद इन 2 मिनट्स पूरा स्मोक उधर होके एक बड़ा फायर ब्रेकअप, एक एक्सीडेंटल फायर ब्रेकअप हुआ है। ओके 13 डेथ हुआ है। अभी 90 और पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। 90 पेशेंट्स, 90 अराउंड 90 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। आयसीयूमध्ये रिकवर होत आलेली 96 सॅच्युरेशन झालेलं. रात्री आता 10:30 पावणे 11ला मी येऊन गेली. मी प्रायव्हेट सिस्टर ठेवलेली, त्यामुळे मला लवकर कळालं. 3:15च्या सुमारास 3-3:15च्या सुमारास काहीतरी त्यांच्या एसीला शॉर्ट सर्किट झाला आणि अख्खं जळालं. अंदर जाने का कुछ चांस ही नहीं था, कुछ मौका ही नहीं था अंदर जाने का। बहुत धुआं आ रहा था अंदर से। वहाँ पे 2 नर्स थी, खाली 2-3 नर्स थी और डॉक्टर, एक भी डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। बाद में फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे के बाद आग बुझाई, लेकिन इतना धुआं था कि अंदर कोई घुस नहीं पाए। फिर भी हम लोग नीचे झुक के अंदर घुसे तो देखा तो 8 से 10 बॉडी अंदर मरी हुई पाई हम लोगों ने। जिन 13 लोगों की मौत हुई है वो कोविड पॉजिटिव थे, लिहाजा उन 13 लोगों की डेड बॉडीज़ को यहाँ से सीधे अस्पताल से विराटनगर के हिस्से में लेके जाया जाएगा। वहाँ पर उनका दाह संस्कार किया जाएगा और दाह संस्कार किए जाने के बाद परिवार को इसकी सूचना दे दी जाएगी। यानी कि हादसे के बाद परिवार वाले अपने जो जिन लोगों को खोया है उन्हें देख तक नहीं पाएंगे। आपको सबसे अहम बात यह कि दिखा दूँ कि ये वो हिस्सा है जहां पर जो पुलिस की शुरुआती जांच है उसमें साफ तौर पे पता चला कि इस हिस्से में अचानक ही एसी का ब्लास्ट हुआ था। एसी का ब्लास्ट होने के बाद जो अफरा तफरी मची, जो हालात हुए, केवल कुछ ही स्टाफ मौजूद था उस वक्त जो है सेकेंड फ्लोर पर, वो वहां से निकल गया। लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में जो पेशेंट्स थे वो निकल पाने में असंभव थे, पूरी तरह से असमर्थ थे, लिहाजा वो यहाँ पर फंसे और इसके बाद जो है इसकी चपेट में आने से 9 महिलाएं और 4 पुरुषों की मौत हुई, जिसमें से 6 सीनियर सिटीजन थे। सबसे अहम बात यह कि पुलिस अभी मामले की जांच करने में जुटी हुई है और जो परिवारजन हैं वो साफ तौर पे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उन्हें जानकारी दी जा रही है। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि साफ तौर पे जो कोविड पेशेंट्स के परिवार वाले हैं उनसे भी दूरी बनाए रखने के लिए बार बार पुलिस की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं कि उनसे दूरी रखें और जो है मामले की तफ्तीश अंदर जारी है। जो पेशेंट्स हैं, अब तक 22 जो अन्य पेशेंट्स थे उन्हें शिफ्ट किया गया है। जिस अस्पताल के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं उनका साफ तौर पे कहना है, पीछे देखें तो पीछे कई लोग आपको पीछे के हिस्से में, इन्हें हालांकि बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं कि इनसे दूर रहें। गाड़ी की तरफ देखें तो गाड़ी की तरफ आपको जो महिलाएं हैं वो जो है वो दुखी स्थिति में दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि ये लोग अपने परिवार वालों को खो चुके हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं अस्पताल में लापरवाही रखी गई, डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, नर्सेज मौजूद नहीं थे, प्रॉपर स्टाफ मौजूद नहीं था। आग अगर जो है एसी ब्लास्ट की वजह से लगी है तो ऐसे में एसी ब्लास्ट के बाद जो है
उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई व्यवस्था उसी वक्त क्यों नहीं की गई, आग पर कंट्रोल पाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अब कुछ और पेशेंट्स को यहाँ पर बाहर निकाला जा रहा है जो कि उसी मंजिल पर फंसे हुए थे। अभी भी फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर का जो हिस्सा है वहाँ पर मरीज फंसे हुए हैं जिन्हें निकाले जाने का और शिफ्ट किए जाने का काम जारी है। हालांकि परिवारजनों को यहाँ से दूर रखा गया है और साफ तौर पे निर्देश दिए गए हैं कि परिवारजनों से भी दूरी बनाए रखें क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के रिलेटिव्स हैं। ऐसे में मामला जो है संवेदनशील है, स्थिति बिगड़ने न पाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना होने पाए, तो उनसे भी दूरी रखे जाने के लिए कहा गया हुआ है। और इस वक्त जो एक टीम यहाँ पर पुलिस की तैनात है उसके अलावा एक टीम इस वक्त अस्पताल के सेकेंड फ्लोर के हिस्से में मौजूद है जो कि मामले की जांच करने में जुटी हुई है कि आखिरकार आग किन कारणों से लगी, जब आग लगी तो उस दौरान स्टाफ कितना मौजूद था, क्योंकि जो चश्मदीद है उनका साफ तौर पर कहना है केवल कुछ नर्सें ही मौजूद थी। और खबर चूरू के सादुलपुर से है जहां शिवपुरा ढाणी के पास टायर फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने के बाद उठे काले धुएं से आसमान पूरी तरह से ढक गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट इसकी वजह माना जा रहा है। आग लगने से फैक्ट्री में रखे टायर जलकर खाक हो गए और फैक्ट्री मालिक को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फाइनेंस कर्मी से 90,000 की लूट, आंखों में मिर्ची डालकर लूट की वारदात। 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जवाहरनगर थाना क्षेत्र की वारदात है में ये वारदात हुई है। नायक धर्मशाला के पास इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया गया। जवाहरनगर थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। श्रीगंगानगर से सहयोगी अशोक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, क्या मामला पूरा और अपडेट क्या पुलिस को जांच में क्या कुछ अब तक पता चल पाया है? देखिए सुमित जी, मैं अपने सभी दर्शकों को एक बार अपडेट कर देता हूँ कि इस मामले में फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य टेक्निकल एविडेंस को खंगाल रही है। साथ में पीड़ित के भी बयान ले रही है कि कहीं किसी तरह से कोई सस्पेक्टेड मामला ना हो। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला जवाहरनगर थाना क्षेत्र के नायक धर्मशाला के पास हुआ, जहां पर एक फाइनेंस कर्मी अपने बैग में रखकर 90,000 रुपए की कलेक्शन राशि लेकर लौट रहा था कि तभी बाइक सवार 2 बदमाश वहां मौके पर पहुंचे और फाइनेंस कर्मी को रोकने के बाद उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया, जिससे कि फाइनेंस कर्मी थोड़ा सा घबरा गया और अचानक बैग लेकर दोनों बदमाश फरार हो गए। अब पीड़ित की सूचना पर जवाहरनगर थाना पुलिस पूरे के पूरे मामले के खंगालने में जुटी हुई है। आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिख रही है ताकि जल्द से जल्द लुटेरों का पता लग सके। ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। खबर बाड़मेर से है जहां पुलिस और एक तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। आपसी भिड़ंत में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पुलिस ने इस दौरान एक कुख्यात अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया। दरअसल पुलिस को शहर के एक नामी गिरामी स्कूल के पास कुख्यात अपराधी कमलेश प्रजापति के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिस पर उसे गिरफ्तार करने गई पुलिस पर उसने गाड़ी चढ़ाकर हमला कर दिया, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा में उसे मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक बाड़मेर पुलिस ने भीलवाड़ा में पुलिस गोलीकांड के आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है। वहीं इस घटनाक्रम में पुलिस का एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया है, जिसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही बाड़मेर पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने कुख्यात अपराधी कमलेश के घर की भी तलाशी ली, जहां से पुलिस को 60 से 70 लाख की नकदी, बड़ी मात्रा में अफीम और हथियार बरामद हुए हैं। साथ ही 6 से अधिक लग्जरी कारों के बारे में भी जानकारी जुटाई गई है। देखिए, पाली जिले में SHO सांडेराव पर गाड़ी चढ़ाकर दौरान तस्करी गाड़ी चढ़ाकर उन्हें क्रिटिकली इंजर्ड करने के मामले में जगदीश देवासी जो है वो वांटेड था और अभी सूचना मिली कि वो इस बाड़मेर शहर के पास एक मकान में छुपा हुआ है। इस पर पुलिस ने कमलेश प्रजापति पुलिस ने टीमें बनाई और टीमें बना करके यहाँ दबिश थी। दबिश के दौरान उसने पुलिस पर अटैक किया और पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया और अपने सेल्फ डिफेंस में पुलिस के जवानों ने भी फायर की, जिसमें एक गोली उसके लगी, जिससे जब उसे अस्पताल ले गए तो वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है।
अभी इस पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है और जो आगे की कानूनी कार्रवाई है वो अमल में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई बैठकें लेने जा रहे हैं। कोरोना पर एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 हाई लेवल मीटिंग लेंगे। संक्रमित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। कोरोना संकट पर पीएम का मेगा मंथन। बैठक के लिए पीएम ने बंगाल दौरा रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीसी के जरिए जुड़ेंगे प्रधानमंत्री से। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी की बात मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। चलिए अपडेट और आपको दे देते हैं। वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो जुड़ेंगे ही, तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक लेंगे। 2 बैठक शुरू हो चुकी है। हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज कोरोना पर महामंथन, कई बैठकें आज लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या कुछ रहने वाला है? बैठकें शुरू हो चुकी है राजीव? अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने खुद जो है इस मोर्चे को संभाल लिया है। जिस तरह से लगातार देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो स्थिति अनियंत्रित हुई है, इसको सही करने के लिए प्रधानमंत्री खुद पूरे मामले को संभालने जा रहे हैं। आज 9 बजे उनकी एक बैठक हुई है, अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, आंतरिक बैठक हुई है और ये दूसरी बैठक शुरू हो गई है। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से जानना चाहेंगे कि आपके राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर के क्या स्थिति है, जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसकी क्या स्थिति है, किस तरह से आप लोग प्रोटोकॉल को लेकर के जनता को अवेयर कर रहे हैं, आने वाले समय में किस तरह से इस गाइडलाइन को और सख्त करने की जरूरत है, किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है ताकि यह संक्रमण और न फैले। और तीसरी जो बैठक है वो 12 बजे बैठक होगी। ऑक्सीजन निर्माता कंपनियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार सभी राज्यों में ऑक्सीजन की जो कमी बनी हुई है उसको लेकर के बैठक होगी। तो ये आज तीनों महत्वपूर्ण बैठक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती गई है उसको लेकर प्रधानमंत्री अब काफी चिंतित हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए खुद मैदान में आ गए हैं। तो यह जो बैठक चल रही है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, यह महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई मसले को उठाया। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री से अपील किया था ट्विटर के माध्यम से कि जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, जो 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को लगाया जा रहा है, सारे वैक्सीनेशन फ्री कर दिए जाएं और भी तमाम तरह की बातों को उन्होंने रखा था। तो आज उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है अपनी बात रखने के लिए। इसी तरह से दूसरे राज्य के भी मुख्यमंत्री अपनी बातों को रखेंगे और अपने राज्य के हालात को बताएंगे प्रधानमंत्री को। जी, अभी फिलहाल कौन सी बैठक चल रही है राजीव? अभी जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, 12 बजे जो बैठक होगी वो वैक्सीनेशन को लेकर के और जो ऑक्सीजन निर्माता कंपनियां हैं उनको लेकर के बैठक चलेगी। जी ठीक है दिनेश, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़ चुके हैं और क्या क्या जो, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार प्रधानमंत्री को ट्विटर के जरिए अवगत करवा रहे हैं, राजस्थान की स्थिति के बारे में बार बार डिमांड रखी जा रही है। मुख्यमंत्री आज कौन कौन सी बात करने जा रहे हैं? अब बिल्कुल सुमित, देखिए मुख्यमंत्री जुड़ चुके हैं। सीएमआर से वीसी के जरिए मुख्यमंत्री इस बैठक में जुड़े हैं और खास तौर से 2-3 मुद्दे वो इस बैठक में उठा सकते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो फ्री वैक्सीन का है वो उठाया जा सकता है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है दरें तय की, उसमें राज्य सरकार को 400 रुपए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 600 रुपए तय किए गए, जबकि केंद्र को केवल 150 रुपए में वैक्सीन मिलेगी। तो इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार नाराजगी जताते रहे हैं और हमलावर भी है केंद्र सरकार पर। वो मांग कर रहे हैं कि एक राष्ट्र और एक रेट जो है वो तय होनी चाहिए वैक्सीन की। तो आज ये मांग उठा सकते हैं कि फ्री वैक्सीन जो है वो सभी को मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर युवाओं को पैसे लेकर वैक्सीन लगाई जाती है तो इससे युवाओं में आक्रोश बढ़ेगा। ये बात मुख्यमंत्री कहते आए हैं। अगर केंद्र सरकार फ्री वैक्सीन की घोषणा नहीं करती है तो सुमित, मैं ये भी बता दूं कि राज्य सरकार अपने स्तर पर फ्री वैक्सीन की घोषणा कर सकती है इसका सियासी लाभ उठाने के लिए। क्योंकि राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में तकरीबन 4 करोड़ आबादी है जो 18 से 35 साल के बीच में है और इस आबादी को वैक्सीन लगाने के लिए तकरीबन 3200 करोड़ रुपए का जो है वो खर्चा होगा। तो ये जो है वो बड़ी चिंता का विषय है राज्य सरकार के लिए, इसलिए फ्री वैक्सीन की मांग उठाई जा रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है और राज्य सरकार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने नेशनल पॉलिसी तो बना दी,
राज्य के भी सभी ऑक्सीजन प्लांट अपने अधीन ले लिए, लेकिन राजस्थान को दूसरे राज्यों से कम ऑक्सीजन दी जा रही है। एक्टिव केसेज की संख्या अगर देखी जाए तो राजस्थान 6ठे नंबर पे है देश में, लेकिन ऑक्सीजन अलोकेशन जो हो रहा है उसमें राजस्थान को 17वें नंबर पर रखा गया है और दूसरे जो राज्य हैं उनसे प्रति एक्टिव केस जो है वो कम ऑक्सीजन राजस्थान को मिल रही है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर है। ये कहा जा रहा है राज्य सरकार की ओर से और इस तरीके के आंकड़े भी जारी किए गए हैं कि राजस्थान को जो भाजपा शासित राज्य हैं उनसे कम रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जा रहे हैं और इसके चलते कई तरह की दिक्कतें राज्य में आ रही है। 21 अप्रैल को जो एलोकेशन हुआ था रेमडेसिविर इंजेक्शन का, उसमें ये कहा गया है राज्य सरकार की ओर से कि राजस्थान में एक्टिव केसेज की संख्या ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके केवल 26,500 इंजेक्शन जो है वो राजस्थान को दिए, जबकि गुजरात को 1,63,000 और मध्य प्रदेश को 92,200 इंजेक्शन दिए गए, जबकि वहां पर एक्टिव केसेज की संख्या कम है। यहाँ भी वही बीजेपी कांग्रेस वाला मैटर आ रहा है। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। राजीव आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लग रहा है कि जो स्थिति बिगड़ी थी वो शायद अब पटरी पर वापस आ जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री व्यस्त चल रहे थे चुनाव में, बंगाल चुनाव में। अब वहाँ से उन्होंने टाइम निकाला है, वक्त निकाला है देश के लोगों के लिए और आज अहम बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की इस वक्त चल रही है। कोरोना की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भेजा है, कहा है ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई होगी। इस पर कोरोना के बिगड़ते हालात पर नोटिस भेजा था केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने। सप्लाई पर सुनवाई होगी। वैक्सीनेशन, लॉकडाउन जैसे मुद्दों पर नेशनल प्लान मांगा है केंद्र से। सुशील पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, देखिए सुप्रीम कोर्ट, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स कई बार केंद्र को फटकार लगा चुकी है कोरोना के मामले में बिगड़ते हालातों पर। अब एक बार फिर सुनवाई। ये बिल्कुल सुबह देखिए, साफ तौर से जिस तरह देश के हालात हैं और तमाम राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दिक्कतें सामने आ रही हैं, तमाम अस्पताल की स्थिति ऐसी है कि उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, तब उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है मामले का और सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ एडवोकेट हरीश साल्वे को इस मामले में अमाइकस क्यूरी यानी कि कोर्ट का मित्र नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये जवाब मांगा है कि इस प्रकार के मुद्दों को निपटने के लिए सरकार के पास नेशनल प्लान क्या है, ये चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये नेशनल डिजास्टर है तो क्या केंद्र सरकार के पास उसको लेकर कोई प्लान है, ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर कोई प्लान है, दवाइयों की सप्लाई को लेकर प्लान, इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल खुद सुप्रीम कोर्ट आगे आया है और उसने सरकार से जवाब तलब किया है। देखना तो अहम होगा कि आज केंद्र सरकार इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ जवाब देती है। वहीं फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सेनेट कोर्ट में कहा था कि कई हाई कोर्ट अलग अलग इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, तो ऐसा बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट उन तमाम हाई कोर्ट के मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर दे ताकि एक जगह इस मामले की सुनवाई को। लेकिन सुमित, कई ऐसे वरिष्ठ एडवोकेट हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है जिन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है और ये कहा है कि अलग अलग हाईकोर्ट अगर राज्य सरकारों की कमियों को लेकर सुनवाई कर रही हैं तो उनके मामलों को सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर ना किया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट इस दिशा में बेहतर काम कर रही है और अगर सुप्रीम कोर्ट तमाम मामलों को अपने पास बुला लेगा तो देश की जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। बहरहाल कल सुप्रीम कोर्ट ने संकेत जरूर दिया था सुमित की तमाम हाईकोर्ट के मामलों को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि आज एस एस बोबड़े का आज आखिरी भी दिन है, क्योंकि वो कल रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले एक्शन मोड में नजर भी आए हैं, तो देखना बेहद अहम होगा कि केंद्र की तरफ से क्या दलीलें दी जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुमित कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार के पास क्या कोई प्लान है कि तमाम जो राज्य सरकारें लापरवाही तो रही, तभी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तभी सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल प्लान मांगा है केंद्र से। शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। ऑक्सीजन पर जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, नेशनल प्लान मांगा है केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने। प्रदेश की ऑक्सीजन किल्लत पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई। हाईकोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट बार की लेटर पिटीशन पर यह सुनवाई होगी। बार ने सीजे को लेटर लिखकर सुनवाई की मांग की थी। राज्य और केंद्र सरकार ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक दूसरे पर
जिम्मेदारी डाल रही है। ऐसे में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत हो रही है। कोर्ट मामले में प्रार्थना पत्र को लेटर पिटीशन मानकर सुनवाई करे। सचिन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, क्या रहने वाला है सुनवाई में, कितने बजे सुनवाई? देखिए, सुनवाई का अब जो तकरीबन समय आएगा वो 11 बजे बाद ही हो पाएगी, क्योंकि 10:30 बजे कोर्ट का लंच ब्रेक हो जाएगा। कोर्ट जो है इस वक्त मॉर्निंग कोर्ट राजस्थान में चल रही है और उसके तहत 8 से सुबह 10:30 तक सुनवाई का समय होता है। तो उम्मीद की जा रही है कि सुनवाई जल्दी हो जाएगी, लेकिन केसेस लंबे चले गए जो इससे पहले के थे, तो अभी तक तो उसका नंबर नहीं आया। 33 नंबर पे लिस्टेड है और तो ऐसे में अब ये 11 बजे के बाद या 11 बजे के आसपास जो है इसका सुनवाई का नंबर आ सकता है। मामला इस तरह का है कि जो बयानबाजी लगातार ऑक्सीजन और जो कोरोना से जुड़ी हुई, जो फेफड़े से जुड़ी हुई दवाइयां हैं, चाहे रेमडेसिविर हो या अन्य दवाइयां हो, उसको लेकर जो बयानबाजी चल रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, उससे कहीं ना कहीं आहत होकर, प्रभावित होकर हाईकोर्ट बार ने लेटर लिखा है और ये मांग की गई थी कि दोनों सरकारों को निर्देश दिए जाएं कि किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां ऑक्सीजन नहीं है और उसके चलते जगह जगह से खबरें आ रही थी कि मरीजों की मौत हो रही है बिना ऑक्सीजन को लेकर। तो ये तमाम तरह की दलीलें दी गई है, तमाम तरह की प्रार्थना कोर्ट से की गई थी, हाईकोर्ट बार की ओर से, कि कोर्ट दखल दे दोनों सरकारों के बीच में और एक सेतु बनाने का काम करे जिससे कि मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके और जो इस समय जरूरी दवाइयां हैं या जरूरी इंजेक्शन है उनकी आपूर्ति हो सके। तो उसी को लेकर एक प्रार्थना पत्र दायर किया गया था। प्रार्थना पत्र में ये भी कहा गया था कि कोर्ट इसी प्रार्थना पत्र को लेटर पिटीशन मानते हुए सुनवाई करे। कल ये प्रार्थना पत्र दिया गया था और आज कोर्ट ने इसको लेटर पिटीशन मानते हुए अपने यहाँ लिस्ट कर लिया है और अब सीजे इंद्रजीत महांती की अदालत जो है वो इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। देश में ऑक्सीजन की कमी की खबरें कई शहरों से आ रही हैं। इस बीच केंद्र सरकार राज्य सरकार की तेजी से मदद कर रही है। राज्यों की डिमांड के मुताबिक तेजी से ऑक्सीजन की सप्लाई की हर संभव कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन ट्रेन रवाना करने के अलावा अब ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मदद भी ली जा रही है। C-17 IL-76 एयरक्राफ्ट के जरिए ऑक्सीजन टैंकर्स को एयरलिफ्ट किया जा रहा है ताकि तेजी से उन राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा सके जहां इसकी कमी है। तो केंद्र सरकार अब एक्शन मोड में, ऑक्सीजन ट्रेन भेजी गई और अब वायुसेना के वायुदूत ऑक्सीजन लेकर पहुंचेंगे उन राज्यों में जहां ऑक्सीजन की कमी आ रही है। जल्द और तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके इसलिए वायुसेना की अब मदद ली जा रही है। कोरोना लड़ाई में वायुसेना भी मोर्चे पर। देश में कोरोना टीकाकरण का चौथा चरण 1 मई से शुरू हो रहा है। इसके तहत 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिक कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। इस बीच देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने खुद के कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम आर सुरक्षा की घोषणा कर दी है। इसके तहत रिलायंस के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी कर्मचारियों और पात्र परिवार के सदस्यों को 1 मई से मुफ्त टीका लगवाया जाएगा। रिलायंस के मुखिया मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने रिलायंस परिवार के सभी कर्मचारियों को लिखे पत्र में बताया है कि भारत इस समय कोरोना के गंभीर संकट से जूझ रहा है। इस महामारी के चलते देश के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर काफी दबाव है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये वृद्धि आने वाले कई हफ्तों तक दिखाई दे सकती है। ऐसे में हमें और भी अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस के कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि रिलायंस फाउंडेशन और अन्य संस्थान कर्मचारियों के भले के लिए उनके साथ हैं। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कोरोना काल में अब कब मानेंगे